आप लोगों के लिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करके ना मैंने एक सैंपल पेपर बनाया है और ये सैंपल पेपर में क्वेश्चंस मैंने बहुत अलग-अलग सोर्सेज़ से चूज़ करे हैं और इस तरीके से चूज़ करे हैं कि ये जो पेपर है वो आपके एक्चुअल एग्ज़ाम के लेवल के बहुत नज़दीक है। मतलब एग्ज़ैक्ट मैंने ध्यान रखा है कि 80% ईज़ी क्वेश्चंस रहे हैं, 10-15% ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं जो कि कैलकुलेटिव हों और 5 टू 7% क्वेश्चन की जो थोड़े से बच्चों को सरप्राइज़िंग लग सकते हैं या फिर जिसमें आप लोगों को थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे साथ ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस करिए और अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए और अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो ऐसे में और सैंपल पेपर्स बनाऊंगा आप लोगों के लिए और फिर उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे साथ में। तो चलो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। यार देखो प्रॉपर मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी लिख रखी हैं यहाँ पर जो आपको ऑलरेडी पता है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस एंड दिस वेयर a b बीइंग प्राइम नंबर्स देन LCM बताना भाई हम लोगों को। तो हम लोगों को पता है कि यार LCM किसके बराबर होता है दोस्त। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। a इन्वॉल्व है और b इन्वॉल्व है। इन लोगों की अब क्या ले लेंगे बेटा? हाईएस्ट पावर्स ले लेंगे। तो a की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 3 और b की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2। तो a क्यूब b स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी वुड बी माय करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा ये ना एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है और हम लोगों से पूछा हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो। तो एक काम करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ से फटाफट से अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस ऑफ -1 दैट इज 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा? सी बाय ए दैट इज -4। ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? ऊपर हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय -4 मतलब -1/4 माइनस ऑफ -4 दैट इज +4। तो 4 माइनस 1/4 तो ये हो गया 15/4। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। बहुत लाजवाब सवाल है। जो मैं बात कर रहा था ना 5 से 7% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को थोड़े से न्यू लग सकते हैं, थोड़े से सरप्राइजिंग लग सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश और महेश दो दोस्त थे, उन्होंने एक इक्वेशन को सॉल्व किया। इन सॉल्विंग रमेश कमिट्स अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म। तो बेटा कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? जो आप लोग सी बोलते हो ना, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब रमेश और महेश इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे तो रमेश से क्या गलती हुई? उसने सी में गड़बड़ी कर दी। तो बेटा उसका ए और बी तो सही रहा होगा, बताओ। अब ए और बी पे क्या आपका सम डिपेंड करता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। इसमें बेटा सी इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसने रूट्स क्या निकाले? 8 और 2। ये रूट्स तो गलत आए होंगे लेकिन इनका जो सम आया होगा ना वो सही आया होगा क्योंकि सम जो है वो सी से इंडिपेंडेंट होता है। तो 8 और 2 का सम क्या है? 10। तो रमेश ने हमें इतना बता दिया कि जो हमारा सम ऑफ रूट्स होगा ना वो 10 होगा। फिर महेश ने क्या बताया? महेश कमिट्स अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब उसने किस में गड़बड़ करी बेटा? b में गड़बड़ करी। तो उसका a और c सही रहा होगा। a और c पे क्या डिपेंड करता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a। तो इसके जो ये रूट्स आए हैं ये तो गलत आए होंगे लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो सही आया होगा। -9 इंटू -1 दैट इज 9। तो हमको सही रूट्स का सम भी मिल गया, सही रूट्स का प्रोडक्ट भी मिल गया। तो उसने पूछा है कि करेक्ट रूट्स क्या होंगे। तो भाई अब ऑप्शन में छांट लो ऐसे कौन से दो लोग हैं जिनका सम है 10 और जिनका प्रोडक्ट है 9। तो आप लोग बोलोगे ऑप्शन ए, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत लाजवाब सवाल है। एक बारी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर दोबारा से समझ ले। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली सिमिलर टू ईच अदर। देखो यार ट्रायंगल्स के केस में क्या होता है कि या तो हमको भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाए, ठीक है। एक कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी होती है, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल मिल जाए। कोई भी एक चीज़ हो जाएगी ना तो हम लोग बोल देते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। लेकिन बेटा पॉलीगन के केस में क्या होता है? पॉलीगन के केस में ना ये भी सही होना चाहिए ये भी, और नहीं एंड होता है वहाँ पर, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब देखो यार अगर मैं यहाँ पे सीधा ऑप्शन सी पे जाऊँ क्योंकि हमारा तो एक ही आंसर है ना, डायरेक्टली उसको टारगेट करेंगे। एनी टू रेगुलर पेंटागन्स, आप लोगों को पता है रेगुलर पेंटागन मतलब उसकी साइड सारी इक्वल और उसके एंगल सारे इक्वल। तो आप कोई से भी ब्रह्मांड में अगर दो पेंटागन उठाओगे, ऐसे दो रेगुलर पेंटागन उठाओगे तो सबसे पहले बताओ सबके अंदर वाले एंगल तो इक्वल ही होंगे। तो आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब साइड्स का रेशो, क्योंकि यार सारी साइड्स ने इक्वल ही रहना है तो ऑब्वियस सी बात है कि साइड्स का रेशो भी इक्वल हो जाएगा अपने आप ही। हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। अब आप लोग इसमें ये जरूर बताना बी और डी, मतलब सेकंड ऑप्शन और फोर ऑप्शन तो आप बड़े प्यार से एलिमिनेट कर दोगे लेकिन आप लोग खुद से ये सोचना कि ये क्यों नहीं है आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। राघव ड्रू द फॉलोइंग फिगर ऑन अ बोर्ड वेयर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल
the figure is not to the scale, then he wrote the following relationship, which of the above relationship is or are definitely true. तो ZW प्लस WX, ठीक है जी, ZW हो गया ये, WX ये हो गया XY प्लस YZ। तो आप लोगों को पता है यार, ये वाला केस आप लोगों ने ना NCERT में भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हैं। तो आप लोगों को पता है जब भी हम लोग सर्कल को इंस्क्राइब करते हैं ना क्वाड्रिलेटरल, तो होता क्या है, अपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स WX प्लस ZY विल बी इक्वल टू ZW प्लस YX, हेंस सेकेंड वाली चीज सही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लाजवाब सवाल है, अगेन ये 5 से 7% वाला क्वेश्चन है, आराम से देखना। द ग्राफ ऑफ AX² प्लस BX प्लस C शोन हेयर, और ये जो आपका पॉइंट है ये भी दिया हुआ है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमको A, B और C के साइन बताने हैं। बेटा इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ उसमें से, और आई होप आपने ऐसे साइन वाली प्रॉब्लम्स करी होंगी पॉलिनोमियल के अंदर। चलो तो आप मेरे को बताओ सबसे पहले कि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर हमारा पैराबोला ऐसा होता है तो a ग्रेटर देन 0 होता है, अगर हमारा पैराबोला ऐसा होता है तो a लेस देन 0 होता है। यहाँ पर कौन सा है, ये वाला केस है। तो सबसे पहले तो a का साइन हमको पता चल गया कि क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो a पॉजिटिव ABC में है, तो d को तो आप एकदम ही एलिमिनेट कर दोगे। अब बेटा यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर इसका x कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो -b/2a है। जो ये x कोऑर्डिनेट है, क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। a भी मेरा पॉजिटिव है, ये रहा मेरा माइनस साइन, तो b को क्या होना पड़ेगा बताओ, न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और माइनस साइन पहले चिपका हुआ है, तो b को भी क्या होना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव होना पड़ेगा ना, सब कुछ सेटिस्फाई कराने के लिए। तो हमको पता चल गया कि हमारा a पॉजिटिव है और b क्या है बेटा, नेगेटिव है। चलो अब आती है c की बारी। अब c कैसे निकाले, c निकालने का आप लोगों को बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप लोग कुछ मत करो, सबसे पहले ना इसको अच्छे से देखो। अगर यहाँ पर आप लोग x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या c बच जाएगा। अब इस ग्राफ में देखो x की वैल्यू 0 मतलब वो वाला पॉइंट जहां पर y पे जाके कट रहा है, y एक्सिस में जाके कट रहा है, मतलब ये, मतलब जब आप x को 0 डाल रहे होगे तो ये जो मिल रहा है ना आपको, ये और कुछ नहीं है बेटा, c है। तो आप देखो क्या ये नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है वाई डायरेक्शन में, तो सी भी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। तो सी निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, एक्स को 0 पुट कर दो। मतलब ऐसा वहां देख लो कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ले रहा है या फिर नेगेटिव इंटरसेप्ट ले रहा है। तो ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लोगों को पता है दोस्त, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कर देते हैं। 2k/5 शुड नॉट बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -5, मतलब -6/5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कहानी क्या हो जाएगी, 2k इज नॉट इक्वल टू -6, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर। अब देखो यार ये सब ना क्वेश्चंस ना ओरली हो जाएंगे अगर आप लोगों को ना कुछ ट्रिक्स आती हैं, जो आई थिंक पता नहीं आप लोगों को आती नहीं होगी। मैं इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा एक 6 मीटर वाला पोल, ये रहा एक 11 मीटर वाला पोल। अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन बेटर करोगे ना तो ये आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में ही बना लोगे। ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस कितना है दोनों पोल्स में, 12 मीटर का है। तो उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ये वाली चीज़ उसने पूछी है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आप लोगों को 6 और 11 देख के दोनों की हाइट में डिफरेंस पता चल रहा है, 5 है और ये 12 है। अगर आपको अगेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पता है तो आप लोगों को ना, कुछ मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बता रहा हूँ, इसको याद कर लो, इससे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस्ड बार बार ये क्वेश्चन आएंगे। तो 5 और 12 दिख रहा है, तो ये तीसरी वाली साइड क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। आंसर लगाओ और आगे बढ़ो, वरना फालतू के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो बढ़ते हैं आगे। cos of alpha plus beta is equal to 0, then sin of alpha minus beta can be reduced to। तो यार देखो alpha plus beta यहाँ पर क्या होगा, अगर cos of alpha plus beta 0 है तो क्या मैं दोस्त ये बोल सकता हूँ कि alpha plus beta 90 डिग्री के बराबर है, बोलो। तो यहाँ से क्या मैं अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से साइन ऑफ, ये क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस बीटा दैट इज साइन ऑफ
90 माइनस 2 बीटा। अब साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा क्या होता है दोस्त? आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन और कॉस ना कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशोज होते हैं। तो साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 2 बीटा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है। वैसे अकॉर्डिंग टू द करिकुलम अब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशोज नहीं पढ़ना है, लेकिन यार देखो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशोज का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन में घुस सकता है वो, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉशन के तौर पे लिया है कि बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन डल जाए कहीं केस बेस में या फिर कहीं पर, तो आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार यार कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशोज को रीड ज़रूर कर लेना, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश ज़रूर कर लेना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो भाई साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो आप देखो यार ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/4, तो आंसर क्या आएगा? 2/4, दैट इज 1/2। चलो बढ़ते हैं आगे। इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, गिवन है, देन ए ई बाई ई डी। यार देखो एकदम सिंपल सा सवाल है, आप लोगों को पता है ए ई बाई ई डी किसके बराबर होगा? बी एफ बाय एफ सी, याद है ना? बी एफ बाय एफ सी। एनसीईआरटी में सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर बना के दे दी गई है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, then the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is। अगेन अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट आता है तो पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से ड्रॉ कर लेते हैं। दो सर्कल बना लेते हैं बच्चा। एक सर्कल मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक सर्कल मैं अंदर इसके बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर बेटा क्या हो? सेम हो। तो यहाँ पर हमने इनका सेंटर बना दिया। फिर उसने बोला है आर ऑफ रेडिया 10 सेंटीमीटर, तो बाहर वाले का जो रेडिया है वो रख लेते हैं 10, और जो अंदर वाले का रेडिया है बेटा वो रख लेते हैं हम लोग 6। अब उसने बोला है देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज। तो यार ऐसे ना एक आप लोगों को ना कॉर्ड बनानी है ऐसे, जो कि बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और अंदर वाले सर्कल के लिए क्या है? टैंजेंट है। अब हमको क्या बताना है? इसी की लेंथ बतानी है इस कॉर्ड की। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं ये बाहर वाले का रेडिया ऐसे ले लूँ तो क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? ये 6 है और ये बेटा 10 है, तो क्या ये वाला पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन, इसको पेन चेंज कर देता हूँ, निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। इसी को डबल कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं बेटा। हर ट्रिपलेट के ना कॉमन मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे आप इसको हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 6, 8, 10। तो क्या 6 और 10 मिल रहा है? तो तीसरा वाला क्या होगा? 8 होगा। तो ये 8 तो ये भी 8, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 + 8 16। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A cylinder, a cone and a hemisphere are of equal base and have the same height. What is the ratio of their volumes? तो यार देखो सबसे पहले हर किसी में पाए तो आएगा ही ना, पाए कैंसिल होने वाला है क्योंकि रेशो लेना है मेरे को, तो मैं पाए लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाए r²h, सो सिर्फ और सिर्फ r²h लिखूँगा। रेशो लूँगा कोन के साथ 1/3 पाए, तो 1/3 r² इंटू एच इस टू। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? तो आप लोग बोलोगे सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। 2/3 पाई r³ होता है, सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो 2/3 पाई हटा दो, r³। अब देखो उसने बोला इक्वल बेस है और सेम हाइट है, तो मतलब r तीनों का सेम है, तो r², इसका भी r²। आप बोलोगे सर r बच गया, लेकिन बेटा जो हेमिस्फेयर होता है ना, उसकी जो हाइट होती है वो उसके रेडियस के बराबर ही होती है। तो इस r की जगह आप h रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर तीनों जगह h भी कट जाएगा, तो आपका रेशो क्या हो गया? 1:1/3:2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हर जगह आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3:1:2। देख लो ये कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है, हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन द लेंथ ऑफ डी इज। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्त ऐसे, ए बी सी, ठीक है। डी और ई मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के, तो बना लेते हैं ऐसे डी और ई।
फिर उसने बोला है BC की लेंथ क्या है बेटा, 6 सेंटीमीटर है, तो हमको DE की लेंथ बतानी है। सिंपल सी बात है यार, ये आप लोगों को 1:1 टाइप का दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि DE डिवाइडेड बाय BC किसके बराबर हो जाएगा, 1:2 के बराबर हो जाएगा दोस्त। तो आपको BC कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो DE कितना हो जाएगा अपने आप ही, 3 सेंटीमीटर। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्ट इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट्स ऑफ दिस एंड दिस। देखो दोबारा से पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेसिक क्वेश्चन आया है, कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पता है तो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे डायमीटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले केस क्या बनेगा भाई, आपको जो ये सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया इन 2 सर्कुलर पार्क्स के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। मान लो इसका रेडियस है कैपिटल R, तो हमको केस क्या है, पाई कैपिटल R का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू छोटे वाले जो ये सर्कुलर पार्क्स हैं, R1 ले लेता हूँ एक का रेडियस और दूसरे का ले लेता हूँ बेटा R2। तो आप बताओ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम वाली फील आ रही है तुमको? अब देखो R1 क्या है, 8 है, और R2 क्या है दोस्त, 6 है। 8 6 देखकर अभी मैंने बताया 3 4 5 के मल्टीपल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, तो 6 8 10, 8 और 6 मिल रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा, 10। पूछा क्या है, रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 49। इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम्स शुड हैव बीन दिस वर रॉन्गली रेड एज दिस, द करेक्ट मीन इज। बहुत उम्दा सवाल है, अगेन 5 to 7% में ये क्वेश्चन आता है और बहुत कम बच्चे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले यार देख लेते हैं कि मीन क्या होता है। मीन क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, 100 आइटम्स, और उनका मीन क्या दिया हुआ है बेटा, 49। तो अगर मैं सम की बात करूं तो सम क्या, 49 इंटू 100 यानी कि 4900 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये 3 लोग होने चाहिए थे, लेकिन इनकी जगह ना ये 3 ऑब्जर्वेशन चली गई, मतलब ये करेक्ट है। तो करेक्ट लोगों का सम निकाल लो एक बारी, 60 + 70 मतलब 130 और 80 मतलब 210, और गलत लोगों का सम निकाल लो, 40 20 60 और 50 110। तो यार आप लोगों के सम में ना 110 चला गया, लेकिन जाना क्या चाहिए था, 210। तो करेक्शन कितने की है बेटा, 210 माइनस 110 मतलब 100 की करेक्शन है। तो 100 की करेक्शन इसमें हम लोग कर लेते हैं, तो हमारा एक्चुअल सम या फिर करेक्ट सम क्या हो जाएगा, 5000। और हमारी अभी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, आइटम्स तो 100 ही है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 50। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज A/B। तुम लोगों को पता है यार, जब तुम लोग 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो तुमको 4 ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, आउटकम्स मिलती हैं। उसमें से टेल वाली ऐसी होती है जिसमें कोई भी हेड प्रस्तुत नहीं है, तो ये 1 है आउट ऑफ 4, तो A की वैल्यू 1 और 4 हो गया हमारी B की वैल्यू, तो 1 + 4 A + B का होल स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है। तो 5 का होल स्क्वायर 25 विल बी द करेक्ट आंसर। 0 से 45 डिग्री में बताना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। अब देखो यार, ये जो रूट के अंदर है इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। 1 को मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आप लोगों को पता है ये जो है और कुछ नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। तो बेटा ये ना 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा हो सकता है बेटा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट दोनों के ऊपर आएगा। अब बेटा आंसर ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन में है ये भी ऑप्शन में है। तो आप लोग इसका कहां से जवाब निकालोगे, इस रेंज से। आप लोगों को थीटा कहां से लेके कहां तक बोला गया, 0 से 45 डिग्री के अंदर। तो बेटा देखना पड़ेगा आपको कि 0 से 45 डिग्री के अंदर कौन सा इंसान पॉजिटिव है, क्योंकि रूट के बाहर जब आउटपुट निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, है ना। आप लोगों को पता है ना, √4 हम लोग क्या लिखते हैं, 2 + 2 निकालते हैं, -2 नहीं। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 0 से 45 डिग्री में साइन बड़ा है या फिर कॉस बड़ा है। अगर बेटा साइन बड़ा होगा तो ये वाली चीज आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, और कॉस बड़ा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ यार, 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन होता है 0, कॉस होता है 1, फिर साइन जाता है 1/2 पे, ये होता है √3/2 पे, फिर ये होता है 1/√2 पे, ये होता है 1/√2 पे। तो देखो यार, कॉस की वैल्यू ना 0 से 45 डिग्री में डिक्रीज कर रही है और साइन की वैल्यू ना इंक्रीज कर रही है।
है, तो एक्चुअली कॉस ना बड़ा रहने वाला है 0 से 45 डिग्री के बीच में, मतलब दिस वुड बी माई आंसर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वुड बी माई आंसर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, यहाँ पर आप लोगों की इन डेप्थ नॉलेज चेक हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If 5 divides k square, then 5 also divides k where k is a positive integer. Let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a where a is a positive integer. भाई ये तो आपकी थ्योरम ही पूछ ली गई है। स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। लगा के आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ y is 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 10। तो यार देखो यहाँ पर ना कैलकुलेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि ये वाली वैल्यू ना y की जगह डाल के देख लो। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 - 3 और 10, 6 के बीच का डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 - 10 मतलब -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 64 प्लस -3 और -6 मतलब -9, -3 और -6 -9 तो ये हो जाएगा 81। तो 81 और 64 करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 80 60 140 145। 145 का अंडर रूट क्या आप लोगों को यहाँ पे 10 दिख रहा है। आप लोग बोलोगे नहीं सर गड़बड़ हो रही है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, तो आपकी एजर्शन यहाँ से गलत हो जाती है। एजर्शन अपने आप गलत हो गई दोस्त, तो रीजन तो सही होना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि अगर एक भी गलत स्टेटमेंट पकड़ लोगे तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली सही होगी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं बेटा हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप लोग को हिंट ज्यादा दूंगा, प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व नहीं करूंगा वरना बेटा 3 घंटे का लेक्चर चला जाएगा ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्त तो आप लोगों को पता है क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे देख लो यार कंडीशन क्या लगेगी, 2 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय a प्लस 2b प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4a प्लस b प्लस 1। तो यार एक बारी इसको पेयर बना के सॉल्व कर लो, एक बारी इसको पेयर बना के सॉल्व कर लो, a और b में 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आ गया। इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट B and M। ठीक है, B and M प्रूव दैट दिस। तो यार देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को देखूं तो ये रहा मेरा 190 डिग्री, बेटा पेन चेंज कर लेता हूँ ना, ये रहा मेरा 190 डिग्री और ये रहा मेरा 190 डिग्री। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को अच्छे से देखो आप लोग और इस वाले ट्रायंगल को, क्या इसमें आप लोगों को ये वाला एंगल कॉमन दिख रहा है? तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो आप लोगों ने ये वाली चीज प्रूव कर दी। उसके बाद जब ये वाली चीज प्रूव हो गई तो सेकंड पार्ट अपने आप हो जाएगा। देखो CA डिवाइडेड बाय ये क्या चलेगा बेटा, PA शुड बी इक्वल टू अगेन आपका BC यहां पर है, BC डिवाइडेड बाय इसके अकॉर्डिंग MP। तो बस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही लिखना था सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन समाप्त। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. If angle PAB is equal to 50 degree, then find angle AOB। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे प्यारा सा, ठीक है। उसके बाद एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं ऐसे प्यारा सा यहाँ पे P, और फिर हम लोग ऐसे दो टैंजेंट्स बना लेते हैं PA, देखो PA और PB, खूबसूरत। चलो इसको बोल देते हैं बेटा A, इसको बोल देते हैं B। अब उसने क्या बोला, विद सेंटर O इफ एंगल PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो चलो बेटा उसने ना ये वाले एंगल की बात करी है, ये वाले एंगल की। मैं इसको यहाँ पर ऐसे मिला देता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देता हूँ। तो उसने ये वाले एंगल की बात करी है कि 50 डिग्री है। तो उसने बोला है कि ये वाला एंगल मेरे को बता दो कि क्या होगा। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। अब मैं पेन चेंज करके आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जो PA की लेंथ होती है क्या वही PB की लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, कि बाहर से हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अगर ये वाले भैया 50 डिग्री हैं तो क्या ये वाले भैया भी 50 डिग्री हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से? तो आप लोग मेरे को बताओ क्या ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होता है? आप लोगों का ये अंदर ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बचा हुआ है ये क्या हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया
और ये वाला एंगल भी 40 डिग्री हो गया। तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को हम लोग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 180 -40 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। दिस इज योर आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM। तो बेटा 35 मिनट्स के अंदर वो कितना एरिया स्वीप करेगी वही हम लोगों से पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि यार 60 मिनट्स के अंदर क्या गेम होता है, 360 डिग्री चलती है ना। तो आप लोगों को पता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी चलेगी बेटा, 6 डिग्री चलेगी, है ना। तो आप लोगों को अब 9 से 9:35 तक 35 मिनट्स कवर करने हैं। तो 35 मिनट्स में कितना चलेगा बेटा, 35 इंटू 6 डिग्रीज दैट इज ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो आप लोगों को 210 डिग्री के हिसाब से एरिया निकालना है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या, पाए आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। थीटा की जगह आप लोग क्या डालोगे, 210 डालोगे। रेडियस आप लोगों को पता है, पाई की वैल्यू आप लोग डाल देना। इंस्ट्रक्शंस में ऊपर लिखी होगी वो वाली पाई की वैल्यू यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी कहानी है। हम लोग क्या करते हैं, 2 + 5√3 को रैशनल नंबर मान लेते हैं ऑफ समथिंग a/b टाइप का, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, 5√3 को ऐसे लिख लेते हैं a/b - 2। दिस इज नथिंग बट a - 2b डिवाइडेड बाय b। अब ये 5 को भी भेज दो आप लोग यहाँ पर, तो a - 2b डिवाइडेड बाय 5b हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि a और b क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, शुड बी अ इंटीजर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को √3 दिख रहा है जो कि इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, हेंस देयर इज सम फॉल्ट। तो हमारी एजम्पशन में ही गड़बड़ थी, इसलिए हम बोलेंगे कि 2 + 5√3 इज अ इर्रेशनल नंबर। सिंपल सी कहानी है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट 0। तो यहां से सबसे पहले हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लें। ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 32। तो अल्फा आ गया बेटा 16, अल्फा की वैल्यू 16 किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो बीटा आप लोगों को क्या मिल जाएगा 8। तो अल्फा और बीटा हम लोगों को मिल गया। अब अगर हम लोग को जीरोस पता होते हैं तो बेटा हम लोग पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, के अंदर क्या आता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट। तो अब आप लोगों को बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो सम और प्रोडक्ट डाल के, या फिर k की जगह 1 डाल के आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सम क्या हो जाएगा बेटा 24x और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 16 इंटू 8, आई थिंक 144। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 11 to 1 2 3। A card is drawn at random from the box। सी सेक्शन चालू हो चुका है बच्चों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आप लोगों को यहाँ पर कहानी में सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यार। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बताओ। आप लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा सा बेटर विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर ये 11 नहीं 1 से 123 होता तो बेटा कितने कार्ड्स होते हैं, आप लोग बोलते सर 123 कार्ड्स होते हैं। अब मिसिंग कौन है, ये 1 से 10 नंबर वाले कार्ड्स ही तो मिसिंग है। तो एक्चुअली 123 में से 10 कार्ड्स को माइनस कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 113 हो गए। ठीक है, तो हमारा 113 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बेटा 11 के बाद वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरी कहानी कहां से चालू होगी, 4 के स्क्वायर से। तो 16, फिर आएगा 25, फिर आएगा 36, फिर आएगा 49, फिर आएगा 64, फिर आएगा 81, फिर आएगा बेटा हमारा 100, और उसके बाद कहीं जाएगी क्या कहानी, बिल्कुल जाएगी 121। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले का आंसर आ गया बेटा 8/113। अब मल्टीपल ऑफ 7 कुछ नहीं करोगे यार, आप लोग 14 से कहानी चालू करोगे। देखोगे कि 123 से पहले वाला लास्ट मल्टीपल कौन सा है, एपी लगाओगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे, एपी लगा के एन कैलकुलेट कर लोगे और सेकंड का आंसर निकाल लोगे। बेहद सरल सवाल है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये अच्छा सवाल है बेटा, इसको आराम से समझना। ये आप लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सवाल है और अच्छा सवाल है, आएगा तो बच्चे फंसेंगे इसमें। इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन ए एंड बी, A obtained votes equal to twice the number of persons on the electoral roll who did not cast their votes
and this later number was equal to twice his majority over B. If there were 18,000 persons on the electoral roll, how many votes for B? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यार A को कितने वोट्स मिले होंगे, X वोट्स मिले होंगे, B को कितने वोट्स मिले होंगे बेटा, Y वोट्स मिले होंगे। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने वोट नहीं किया होगा? तो आप लोग बोलोगे सर टोटल जो इंसान थे, जितने लिस्ट में नाम थे 18,000 लोगों के नाम थे, उसमें से X लोगों ने और Y लोगों ने वोट कर डाला। ठीक है, अब एक इंसान दोनों लोगों को वोट तो नहीं कर सकता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऐसे लोग जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने हो जाएंगे बेटा, 18,000 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये समझ लिया आप लोगों ने। अब देखो हम लोग इक्वेशंस बनानी चालू करेंगे। ए ऑब्टेन्ड वोट्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्संस ऑन द इलेक्टोरल रोल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो ए को कितने वोट्स मिले हैं, एक्स मिले हैं। तो एक्स किसके बराबर है, इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्संस हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो ये इंसान, दैट मीन्स 18,000 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और वाई में पहली इक्वेशन मिल जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, एंड दिस लेटर नंबर मतलब ऐसे लोग जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है, दैट मीन्स 18,000 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस हिज मेजॉरिटी ओवर बी। ट्वाइस हिज मेजॉरिटी ओवर बी मतलब ए जीता है, तो ए और बी के बीच में वोट्स का डिफरेंस कितना है बेटा, एक्स माइनस वाई। बस ये है आप लोगों की सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। आप लोगों को वाई की वैल्यू बतानी है क्योंकि उसने पूछा है बी को कितने वोट्स पड़े थे, वो बता दो। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो दोस्त ऊपर से साइन थीटा निकाल लो और नीचे से कॉस थीटा निकाल लो। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा दोस्त, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब इसको हम लोग ना साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर को 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 माइनस 1 क्या होता है बेटा, 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो क्या आपको डिनोमिनेटर में वही मिल रहा है जो ऊपर न्यूमरेटर में है, कट जाएगा, बचेगा क्या, sin theta by cos theta that is equal to right hand side, hence proved. चलो let's move on to the next question. A wall 24 meter long, 0.4 meter thick and 6 meter high is constructed with the bricks each of dimension this दोस्तों. If the mortar occupies, मोटार का मतलब होता है जो बीच में रेती वेती पड़ती है ना, उसको बोलते हैं मोटार। ठीक है, occupies 1/10 of the volume of the wall, then find the number of bricks used in constructing the wall. तो बेटा ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल है, वो क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, मीटर में है तो सारे के सारे मीटर में। लेकिन एक्चुअली मेरी जो ये ईंटें लगेंगी ना, जिनकी डायमेंशंस ये है, ये इनको ना पूरी की पूरी वॉल पे नहीं लगना है क्योंकि 1/10 वाला जो वॉल्यूम है वो कौन कवर करेगा बेटा, रेता और वो सब चीज़ें कवर करेंगी। तो ये जो ब्रिक्स लगने वाली हैं वो 1/10 वॉल्यूम पे नहीं लगेंगी। तो कितने पे लगेंगी, 9/10 वॉल्यूम पे लगेंगी। तो एक्चुअली वॉल्यूम दैट विल बी कवर्ड बाय ब्रिक्स। ठीक है, वॉल्यूम दैट विल बी कवर्ड बाय ब्रिक्स मतलब वॉल्यूम ओवरऑल लिख लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ओवरऑल विल बी 24 इंटू 0.4 इंटू 6। लेकिन इसमें से हम लोगों को वॉल्यूम विदाउट मोर्टर, जिसमें हमारी ब्रिक्स लगने वाली हैं, विदाउट मोर्टार कितनी हो जाएंगी बेटा, दिस दैट इज 24 इंटू 0.4 इंटू 6, 9/10 ऑफ दिस, क्योंकि 1/10 में मोटर लगेगा। तो ये ही जो है हमारा वॉल्यूम। अब ये कौन कवर करने वाले हैं, ब्रिक्स कवर करने वाले हैं। तो हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स बताने हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो यहां से आप लोगों को n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अब देखो ये सेंटीमीटर्स में है तो यहाँ पर प्लीज चेंज कर लेना और वहां से आप लोगों को नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। बस समझना ये इंपॉर्टेंट था कि आप लोग टोटल वॉल्यूम से इक्वेट नहीं करोगे, 9/10 ऑफ दिस वॉल्यूम से इक्वेट करोगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक को। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। When 6 boys were admitted and 6 girls left, the percentage of boys increased from 60% to 75%. Find the original number of boys and girls in the class. तो यार मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे बेटा, x थे,
और ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी बेटा, y थी। अब उसने बोला है कि 6 लड़कों को एडमिट कर दिया गया है और 6 लड़कियां चली गई। तो बेटा हमारा फाइनल जो बन गया बॉयज़ का क्या बन गया हमारा नंबर x+6 और गर्ल्स का क्या बन गया बेटा y-6। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ परसेंटेज कहां से लेके कहां चलेगी, 60% से। तो जब ऐसा था तो हमारी बॉयज़ की परसेंटेज क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज x, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, टोटल नंबर ऑफ बॉयज दैट इज x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज x+y इनटू 100 शुड हैव बीन इक्वल टू 60%, मतलब 60। अब जब ये वाला केस हो गया बेटा तो बॉयज की परसेंटेज क्या होगी, x+6 डिवाइडेड बाय टोटल। अब देखो बेटा 6 गए और 6 आ गए और 6 गए, तो अभी भी टोटल नंबर तो x+y ही रहेगा। आप यहां पर भी देख सकते हो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो +6 -6 कट जाएगा, तो आप लोगों का डिनोमिनेटर में x+y आएगा इनटू 100। अब ये किसके बराबर हो गया बेटा, 75 के बराबर हो गया। तो यहां से आपको x और y में एक इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, दोनों को सॉल्व करो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। बहुत ही लाजवाब सवाल है, अच्छा सवाल है। चलो बढ़ते हैं आगे। Prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। बेटा ये तो आपका NCERT का थ्योरम है यार, इसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, ये आप लोगों को आता ही होगा। आई होप आप लोगों ने ये बहुत बारी प्रैक्टिस करा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इस सैम्पल पेपर में दिख रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ द आउटर सर्कल विच टच द इनर सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो भाई हम लोग एक पहले यहाँ पे ना 2 ऐसे सर्कल बना लेते हैं कॉन्सेंट्रिक, और फिर देखते हैं कि सिचुएशन क्या बन रही है, ठीक है, उसके हिसाब से सोच लेंगे। चलो ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए, अंदर वाले का मैं सेंटर और बाहर वाले का सेंटर यहाँ पे मैंने कर दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे 2 सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो। उसके बाद यार हम लोगों को बताना क्या है कि ऑल कॉर्ड्स ऑफ द आउटर सर्कल विच टच द इनर सर्कल। तो यार कुछ ना ऐसा केस बना लो, ठीक है, इनर सर्कल पे जो टैंजेंट हो और बाहर वाले के लिए जो कॉर्ड हो दोस्त, ऐसा। इसका ना नाम दे देते हैं कुछ अलग पेन से, इसको बोल देते हैं AB और इसको बोल देते हैं CD। बेटा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं ये बोलूँ तो क्या ये रेडियस है, क्या ये बोलूँ तो रेडियस है। यार ये तो एक्चुअली ना क्लास 9th का एक सवाल है, लेकिन आप लोगों का ना बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर में। आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसी कॉर्ड्स जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हों, इक्वल डिस्टेंस आप लोगों को याद आ जाएगा पे हो फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, क्या होता है, उनकी लेंथ इक्वल होती है, उनकी लेंथ इक्वल होती है। याद आ गई कहानी, बस यही चीज हम लोग लिख देंगे और फिर हम लोग लिख देंगे AB = CD, हेंस प्रूव्ड। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। तो सबसे पहले तो भाई सैंपल स्पेस बना लेते हैं, मतलब आउटकम्स लिख लेते हैं। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। जब भी 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो हम लोग चालू करते हैं हेड से, फिर एक हेड को टेल बना दो, एंड वाले से चालू करो। देखो इसको मैंने टेल बना दिया, फिर टेल को शिफ्ट करते रहो, ऐसे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब यहां पर हमारे 4 आउटकम्स आ गए। सबसे पहले होते कितने हैं टोटल आउटकम्स, 2 का क्यूब दैट इज 8। इसके बाद हम लोग 2 हेड्स को टेल बनाएंगे, मतलब यहां पर दोनों जगह पे टेल लिख देते हैं, हेड टेल टेल। अब क्या करो, टेल को शिफ्ट करते जाओ, तो एक आ जाएगा आपका टेल टेल हेड और एक हो जाएगा आपका टेल हेड टेल। अब लास्ट क्या बचा है बेटा, जहां पर कोई हेड ना हो, मतलब टेल टेल टेल। तो ये आपकी 8 आउटकम्स आ गई। अब देखते हैं उसने क्या बोला है। एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब क्या है बेटा, एक ये दोस्त, एक ये दोस्त, एक ये दोस्त, तो 3 है, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 8 इसका आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, कम से कम 2 हेड हो, तो ये तो आने ही आने हैं। उसके साथ साथ ये 3 हेड वाला भी आएगा दोस्त, ये 3 हेड वाला भी आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/8 यानी कि 1/2। एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल चाहिए अपने को, तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, 4/8 दैट इज 1/2। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ साइक्लिस्ट आफ्टर राइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस stopped for half an hour to repair his bicycle, after which he completes the whole journey of 30 km at high speed. If the breakdown had occurred 10 km farther off, he would have done the whole journey in this hour. Find where the breakdown occurred and his original speed. तो यार यहाँ पे ना 2 केस बनाने पड़ेंगे दोस्त। सबसे पहले वाला केस यहाँ लिखूंगा
दूसरा केस यहाँ लिखूंगा, इक्वेशंस बनाऊंगा और आप लोगों को वहाँ से आंसर अपने आप ही निकालना रहेगा। तो मान लो एक साइकिलिस्ट था जिसने अपनी जर्नी चालू करी और वो यहाँ पर आके ना कहीं उसकी साइकिल टूट गई या फिर रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ गई। तो मान लो यहाँ तक पॉइंट तक उसने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया था। टोटल जर्नी कितने की है बेटा, 30 किलोमीटर की है। तो इसके बाद का डिस्टेंस क्या होगा, 30 माइनस एक्स। और उसने बोला है कि अगर पहले वो 20 स्पीड से चल रहा था तो ब्रेक डाउन के बाद उसने हाफ स्पीड से कवर किया है, मतलब v/2 स्पीड से कवर किया है। और टोटल टाइम कितना लगा उसको बेटा, 5 घंटे लगा। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे ना दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और दोनों तरीके सही हैं। कुछ बुक्स में ये आधे घंटे को इंक्लूड नहीं करा गया है, कुछ बुक्स में आधे घंटे को इंक्लूड करा गया है। मतलब क्या है मेरे कहने का, ध्यान से समझना। उसने बोला है साइक्लिस्ट आफ्टर ऑल दिस हैपेंड कंप्लीटेड दिस 30 किलोमीटर जर्नी एट हाफ स्पीड इन 5 आवर्स। तो अगर हम ये आधे घंटे की जो रिपेयरिंग है उसको भी इंक्लूड करेंगे तो एक्चुअली जो चलने में टाइम लगा है, उसको साइकिलिंग में टाइम लगा है, वो 5 घंटे नहीं 4.5 घंटे लगा है। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में इस आधे घंटे को ना बिल्कुल ही साइड रख दिया गया है और आधे घंटे को इंक्लूड नहीं करके 5 आवर्स ही लिया गया है कि आप लोगों को ये रेस्टिंग वाला टाइम या फिर रिपेयरिंग वाला टाइम इंक्लूड ही नहीं करना है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर है कि आधे घंटे को आप इंक्लूड करोगे तो एक्चुअली 5 घंटे जो लगे हैं उसको, 5 घंटे में से वो 4.5 घंटे चला होगा और आधे घंटे उसने रिपेयरिंग में लगाया होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सॉल्यूशन आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करोगे। आप लोग देखो यार, यहाँ से आप लोग टोटल टाइम निकाल लो। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो टाइम क्या होता है बेटा, अगर टाइम की बात करो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्स डिस्टेंस उसने v स्पीड से कवर किया, फिर उसने 30 माइनस एक्स डिस्टेंस v/2 स्पीड से कवर किया। तो यही तो टोटल टाइम है। अब टोटल टाइम को कुछ बुक्स में 4.5 लिखा गया है, कुछ बुक्स में 5 लिखा गया है। आप लोग अपनी श्रद्धा से कर सकते हो, दोनों में परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा लॉजिकल क्या है, 4.5 रखना। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे चला जाऊँ सेकंड वाले केस में, मतलब मान लो कि यहाँ पे कहीं ब्रेक डाउन होता है, तो हमने कितना चला बेटा, x+10 चला इस बारी ब्रेक डाउन से पहले, और ब्रेक डाउन के बाद कितना चला, 30 माइनस एक्स माइनस 10। 30 माइनस एक्स माइनस 10 हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे v स्पीड से चला है, यहाँ पर v/2 स्पीड से चला है, और अब कितना लगा है टोटल टाइम, 4 घंटे लगा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब x+10 डिस्टेंस चला v से और फिर 20 माइनस एक्स डिस्टेंस चला v/2 से। अब इसको बेटा या तो आप 3.5 घंटे के बराबर मानोगे या फिर 4 घंटे के बराबर मानोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा केस लेके चल रहे हो। अगर इस आधे घंटे को इज्जत देंगे तो ये और ये यूज़ होगा, अगर इस आधे घंटे को इज्जत नहीं देंगे तो ये और ये यूज़ होगा। ज़्यादातर मैक्सिमम बुक्स में 5 और 4 यूज़ किया हुआ है, क्योंकि यार हर जगह चेपा चेपी चलती है। ऑनेस्टली कोई दिमाग लगाता नहीं है इतना कि क्या सही है बच्चों के लिए क्या नहीं है। तो मैं लेकिन आप लोगों को बोलूँगा आप इस क्वेश्चन पे खुद भी सोचना और बताना कि 4.5 और 3.5 यूज़ करना ज़्यादा सही है या फिर 5 और 4। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्क टैंकर cylindrical in shape having diameter this and length this supplies milk to the 2 booths in the ratio 3:2। तो यार यहाँ से आप लोगों को वॉल्यूम पता चल जाएगा सिलेंड्रिकल टैंक का। ठीक है, वन ऑफ द मिल्क पूट्स हैज क्यूबॉइडल वेस हैविंग बेस एरिया दिस एंड द अदर हैज सिलेंड्रिकल वेस हैविंग रेडियस दिस, फाइंड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच ऑफ द वेसल्स। तो यार सिंपल सी बात है, आप लोग सबसे पहले सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकालोगे, सिलेंड्रिकल मिल्क टैंकर का वॉल्यूम निकालोगे, फिर आपको पता है 3:2 में डिवाइड करना है, तो इसको इंटू 3/5 करोगे तो वो आपका किसका हो जाएगा, जो क्यूबॉइडल वेसल में जा रहा है, इंटू 2/5 करोगे तो वो हो जाएगा आपका जो सिलेंड्रिकल वेसल में जा रहा है। और आप लोगों को बेस एरिया दिए हुए हैं, तो बेस एरिया इनटू हाइट करोगे तो वहां से इसकी हाइट भी मिल जाएगी और इसकी हाइट भी मिल जाएगी। सरल सा सवाल है, कैलकुलेटिव है, बस ये आप लोग अपने आप से करोगे। A hemispherical tank of diameter 3 meter is full of water. It is being emptied by a pipe at the rate of this liter per second. How much time will it take to make the tank half empty? Again कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकालना है और आपको रेट दिया हुआ है, तो आप लोगों को देखना है कि आधा वॉल्यूम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा बस। चलो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में भी है और आपके हर 2 साल 3 साल में ना स्टैटिस्टिक्स में ये वाला सवाल तो आता ही आता है। क्या कह रहा है सवाल, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 91 एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 150, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। तो देखो यार सिंपल सी बातचीत है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे 2
ऐसी फ्रीक्वेंसीज दिख रही हैं जो कि मिसिंग है। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर मैं रो यहाँ पर बनाऊँ तो यहाँ पे 12 होगा, फिर बेटा 21 प्लस 12 ये हो जाएगा हमारा 33, फिर यहाँ आएगा 33 प्लस एक्स, 33 प्लस एक्स प्लस 52, तो ये हो जाएगा 85 प्लस एक्स, ये हो जाएगा बेटा 85 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर ये हो जाएगा हमारा 96 प्लस एक्स प्लस वाई। तो आप लोगों को पता है क्या दिया हुआ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही तो है बेटा, किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो यहाँ से x प्लस वाई हम लोगों को क्या मिल जाता है, 54 मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 91। तो आप लोग कुछ नहीं करो यार, एक काम करो, या तो आप लोग डेविएशन मेथड से या तो फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। आप लोगों को वहाँ से भी ना एक्स और वाई में एक बढ़िया सी आप लोगों को इक्वेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग दो अननोन दो इक्वेशन होंगी, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बहुत इजीली बता सकते हो। चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे भाई। अब आगे हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस पे आराम से करना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सैम्पल पेपर है अब हम लोग। अ रोड रोलर समटाइम्स कॉल्ड अ रोलर कॉम्पैक्टर और जस्ट रोलर इज अ कॉम्पैक्टर टाइप। देखो बेटा ये सब इंफॉर्मेशन यूजलेस है, पढ़ने में टाइम ख़राब होगा, लेकिन ऐसी चीज़ों को हमको पहचानना है कि कौन सी चीज़ हमको केस बेस्ड में नहीं ज़रूरी है पढ़नी। तो हम लोग डायरेक्टली अपना क्वेश्चन ना यहाँ से चालू करेंगे। स्टार्टेड मेकिंग रोड रोलर 10 years ago, कंपनी इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर, मतलब एपी का सवाल है। सबसे पहला हम लोगों ने कीवर्ड लिख लिया यहाँ पर। एवरी ईयर द कंपनी प्रोड्यूसेस 800 रोलर इन द 6th ईयर एंड 1130 रोलर इन द 9th ईयर। व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो बेटा 6th ईयर का मतलब कुछ नहीं है, A6 है, और 9th ईयर का मतलब कुछ नहीं है, A9 है। तो A प्लस 5D हमारा दिया हुआ है बेटा 800 के बराबर, और A प्लस 8D हमारा दिया हुआ है 1130 के बराबर। सॉल्व करो, सबसे पहले यहाँ से A और D निकाल लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, A है और कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर का आप लोगों को प्रोडक्शन बताना, मतलब फर्स्ट टर्म बतानी है। उसके बाद व्हाट वाज द कंपनीज प्रोडक्शन इन 8th ईयर। A और D निकल गया तो बेटा क्या A प्लस 7D निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। उसके बाद व्हाट वाज द कंपनीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, S6 बताना है आप लोगों को। अगेन A और D पता है तो बहुत इजीली आप लोगों को ये वाली चीज भी निकल जाएगी। व्हाट वाज द इंक्रीज इन द कंपनीज प्रोडक्शन एवरी ईयर, मतलब कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद क्या है, और इन विच ईयर द कंपनीज प्रोडक्शन वाज 1350 रोलर। रोलर्स तो बेटा ये AN की वैल्यू दी हुई है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग N की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बसंत और विनोद लिव्स इन अ हाउसिंग सोसाइटी इन द्वारका न्यू दिल्ली। देयर आर 2 बिल्डिंग इन देयर हाउसिंग सोसाइटी। द फर्स्ट बिल्डिंग इज 8 मीटर टॉल। ठीक है, ये वाली बिल्डिंग जो है ना बेटा ये 8 मीटर टॉल है। वन डे बोथ ऑफ देम वर जस्ट ट्राइंग टू गेस द हाइट ऑफ द अदर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जो ये है, ठीक है, ये वाली बिल्डिंग। विनोद सेड दैट इट माइट बी 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर बिल्डिंग। यहां से क्या है बेटा, 45 डिग्री का एंगल है। पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ये वाला एंगल क्या है जो रेड से मार्क किया मैंने, 45 डिग्री एंगल है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। So the height of the building and the distance from our building to this multi-storied building will be same. Then both of them decided to estimate it using some trigonometric tools. Let's assume that the first angle of depression of it, the top and the bottom of an 8 meter tall building फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल ना देखो, ऊपर से जब वो इसकी छत देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है बेटा, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो हम लोगों को बाकी सारी चीज़ें बतानी है। नाउ हेल्प विनोद एंड वसंत टू फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, ये अगर 8 था, ये अगर 8 था तो ये भी 8 हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ y। तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल से बता सकते हो कि सर x बाय वाई किसके बराबर होगा, tan 30 मतलब 1/√3 के बराबर होगा, और x प्लस 8 डिवाइडेड बाय y शुड बी इक्वल टू tan 45 दैट इज 1। तो x प्लस 8 किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y की जगह यहाँ पे क्या रख दो बेटा, x प्लस 8 रख दो। तो x डिवाइडेड बाय x प्लस 8 इज इक्वल टू 1/√3 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और आप लोग टोटल हाइट क्या बता दोगे, x प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो भाई वहाँ पे हमको y की वैल्यू बतानी है। अगर x निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में डाल देना, y की वैल्यू वहाँ से पता चल जाएगी।
चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answers and losing 1 mark for each wrong answers. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each correct answer, then Yash would have scored 50 marks. The above situation can be represented. बेटा तो लीनियर इक्वेशन बना के हमको बताना है कि कौन सी चीज सही है. देखो अगर मान लो कि उसने ना x क्वेश्चन सही किए और वाई क्वेश्चन क्या करे, गलत करे, तो ऊपर वाले रूल के हिसाब से उसको 3x मिलेंगे करेक्ट आंसर्स के लिए और लूज कर रहा है 1 मार्क, तो 3x माइनस वाई हो जाएगा 40 के बराबर. और नीचे वाले रूल के हिसाब से अगर 4 मार्क मिलते हैं सही के लिए और 2 मार्क मिलते हैं गलत के लिए तो वो 50 करता है. और देख लो यार ये कौन सी चीज में दिख रही है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और ये क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है. नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आर, तो भाई यहां से फटाफट और x और y को सॉल्व कर लेते हैं. तो एक काम करते हैं 3x माइनस वाई, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बताने हैं, मतलब x की वैल्यू बतानी है. दोनों को क्या करो बेटा, माइनस कर दो. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी. तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स क्या हो जाएंगे, तो बेटा यहाँ पर आप 15 रखोगे तो 30, तो y की वैल्यू क्या होगी 30 माइनस 25 मतलब 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो यार देखो अगर 15 सही हुए हैं और 5 गलत हुए हैं तो 20 ही तो होंगे ना टेस्ट में क्वेश्चंस. तो यहाँ पर आप लोगों का ये वाला पेपर होता है ख़त्म. अगर आप लोगों को मज़ा आया हो और ऐसे और सैम्पल पेपर्स मेरे साथ सॉल्व करने हैं आप लोगों को, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर आप लोगों को ऐसे सेशंस और चाहिए तो मैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस. और यहाँ पे कंपाइलेशन हुई है, मैंने बहुत जगह से क्वेश्चंस उठाए हैं. अब ये मत पूछना कौन से सोर्सेज यूज़ करें हैं, अगर वही बता दूंगा तो बेटा आप लोग मेरे को पता है बुक खरीद लोगे, पैसे उड़ा दोगे और बुक आप लोगों की सड़ती रहेगी सैम्पल पेपर की. उससे बढ़िया है कि आप लोग इस मेरे साथ इसी चैनल पे बोर्ड तक ना मैं आप लोगों को एटलीस्ट 20 से 25 सैम्पल पेपर ऐसे ही सॉल्व करवा दूँ. अगर आप लोगों ने उतना भी कर लिया तो आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप लोगों की प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मेरी, प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे. आई होप आप लोगों को सेशन में मज़ा आया होगा यार. और अगेन लाइक ज़रूर कर देना, सेशन को शेयर ज़रूर कर देना और भर भर के यार प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद दोस्तों.